गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने कराए थे। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ मेथड्स अभी रह गए हैं, जैसे कि ये आपका मेथड है अर्निंग यील्ड मेथड। ठीक है, अर्निंग यील्ड मेथड में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग पर शेयर से मतलब है यहाँ पर आपका जो प्राइस फ्लक्चु देखो, अब कोई भी इक्विटी शेयर है वहां पर जो आपका रिटर्न होता है वो केवल डिविडेंड नहीं होता है, डिविडेंड के अलावा आप जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, ठीक है, वो भी एक इन्वेस्टर का रिटर्न होता है। ठीक है, तो दोनों चीजों को यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। According to this method, cost of equity capital is discount rate that equate present value of expected future earning per share with net proceed current market price of share। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अर्निंग पर शेयर को कंसीडर करते हैं। कैसे, वो जब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चंस होंगे जब करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, देखिए यहाँ पर दिया गया आर एस लिमिटेड लिमिटेड शेयर आर करेंटली ट्रेडिंग एट ₹70। ठीक है, ये जो शेयर है वो ट्रेड हो रहा है इस समय, जो मार्केट प्राइस है वो ₹70 है। तो विथ आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ 5 लाख, टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स है वो 5 लाख है। देयर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर कमिंग ईयर्स इज 84 लाख। ठीक है, 84 लाख जो है इनका अच्छा आउटस्टैंडिंग शेयर ये वैल्यू है। ओके, ठीक है, ये वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू है। ओके, और ठीक है, देयर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर कमिंग ईयर, अभी इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जो नेक्स्ट ईयर में 84 लाख का इनका प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, और ये अच्छा ठीक है, 5 लाख ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, अभी समझ में आया। मतलब यहाँ पे आर एस लिमिटेड है जिनके शेयर की प्राइस, एक शेयर की प्राइस ₹70 है, और टोटल नंबर ऑफ जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 5 लाख है। ठीक है, और 84 लाख जो इनका प्रॉफिट है, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में इनको मिलने वाला है 84 लाख। ठीक है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग मेथड। तो इसके लिए अभी सबसे पहले हमको अर्निंग पर शेयर वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर से कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल आपका प्रॉफिट है, जो टोटल प्रॉफिट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर के लिए 84 लाख डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग पर शेयर से मतलब है हर एक शेयर पर आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ठीक है, तो टोटल जो प्रॉफिट है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो है 84 लाख, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 5 लाख। तो ठीक है, तो 84 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो ये आपका आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। ओके, अर्निंग पर शेयर अभी है इस समय 84 डिवाइडेड बाय 5 यानी 16.8, 16.8 रुपीज ये आपका आ गया अर्निंग पर शेयर। इसमें किसी को कुछ डाउट, अर्निंग पर शेयर में ईपीएस, जिसको ईपीएस भी बोलते हैं। ठीक है, टोटल कंपनी का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, टोटल जो शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, तो 5 लाख इक्विटी शेयर्स है, 5 लाख इक्विटी शेयर्स है, उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है 84 लाख। तो एक इक्विटी शेयर पे प्रॉफिट कितना होगा, 84 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, यानी कि 16.8, हर एक शेयर पे 16.8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ये आपका आ गया ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक, तो यहाँ पर ईपीएस के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है।
तो ईपीएस आपने कैलकुलेट कर लिया है डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू। तो ईपीएस आपका है 16.8 डिवाइडेड बाय 70 मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इनटू 100, यानी 24%। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका होगा 24%। ओके। देखिए, जो ज़्यादा हम लोग अप्लाई करते हैं मेथड, वो वही ग्रोथ वाला जो मैंने बताया था, ठीक है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस ग्रोथ, ठीक है? वही ज़्यादातर अप्लाई किए जाते हैं, वही ज़्यादा हम लोग को मिलेंगे आके, उसी उसी से वैसे ही क्वेश्चंस हम लोग को मिलेंगे एग्ज़ाम्स में या आगे जभी भी हम लोग वो मेथड ज़्यादा अप्लाई होता है। ये सारे भी होते हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है? अगर आपका ग्रोथ नहीं दिया गया है तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, अगर ग्रोथ दिया गया है डिविडेंड का तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। इसी तरह यहाँ पर देखिए, जो अर्निंग मेथड है उसी तरह से है आपका अर्निंग ग्रोथ मेथड। मतलब यहाँ पर क्या करना है, प्लस ग्रोथ, ठीक है? ईपीएस डिवाइडेड बाय जो आपका मार्केट प्राइस है प्लस ग्रोथ, उसी तरह से जिस तरह से हम लोग ने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है? उसी तरह से कैलकुलेट करना है। ई डिवाइडेड बाय पी प्लस जी। ठीक है, ये आपका हो गया। ये क्वेश्चन है, द करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 10। एक सेकंड। The current price of an equity share of 10 is 20. The earning per share is 3. Uh, the growth rate in earning is given to be 10% per annum. Calculate cost of equity. तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई 10 रुपए जो फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर की, वो इस समय उसका मार्केट प्राइस जो है वो है 20 रुपीज। तो हमें मार्केट प्राइस से काम है, यानी 20 रुपीज से काम है। उसके बाद जो अर्निंग पर शेयर है, वो ईपीएस जो है वो 3 रुपए है, और ग्रोथ रेट 10% है। तो 3 डिवाइडेड बाई 20 प्लस आपका ग्रोथ रेट, ठीक है? तो वो आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा 25%। ठीक है, तो ये अर्निंग मेथड था और अर्निंग ग्रोथ मेथड। कुल मिला के लगभग लगभग वैसा ही था जैसा हम लोग ने पहले किया था, बस यहाँ पर क्या है, हम लोग ईपीएस को कंसीडर करते हैं, डिविडेंड नहीं, ईपीएस अर्निंग पर शेयर को कंसीडर करते हैं, केवल डिविडेंड को नहीं करते हैं। तो अर्निंग पर शेयर कैसे आपको पता चलेगा, टोटल प्रॉफिट जो भी ऑर्गेनाइजेशन को होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है? जो भी प्रॉफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर्स, इससे आपको ईपीएस पता चल जाएगा। ठीक है? तो ये तो हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हम लोग ने कॉस्ट ऑफ डेट कर लिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया हम लोग का। अभी बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग जैसे भी मैंने बताया, रिटेन्ड अर्निंग मतलब देखिए, आप पहले पेमेंट करते हो, जो भी प्रॉफिट होता है आप पहले पेमेंट करते हो डिवेंचर होल्डर्स को। जो आपको डेट है उनको आप पेमेंट करते हो, जो आपका इंटरेस्ट है वो आप पे करते हो। उसके बाद अगर बचा तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको पेमेंट किया जाता है। उसके बाद अगर बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। मगर कभी कभी क्या करते हैं कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को का जो पार्ट है उसमें से कुछ भाग रिटेन रिटेन अर्निंग में रख लेते हैं, और बाकी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देते हैं। ठीक है? तो जो रिटेन अर्निंग वाला पार्ट वो री इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब वापस फिर से वो पैसे बिजनेस में लगाने के लिए उसको रोक लेते हैं, नहीं पे उसको पे नहीं किया जाता जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है? तो तो वही है, वहाँ पर वो रिटेन करने से जो आपकी अर्निंग है, जो आपका प्रॉफिट है, उसको रिटेन करने से जो कंपनी को कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वो यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है? मतलब अगर सपोज़ जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको वो डिविडेंड, उनको वो पैसे जो उनको मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले,
उस अगर नहीं मिले इसकी वजह से उन्होंने जो है उस पैसे को वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाए, ठीक है? जहाँ से उनको रिटर्न मिल सकता था। तो ये भी एक तरह की कॉस्ट ही है, जिसको अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जो आपने अगर आपको पैसे मिले होते तो आपने कहीं इन्वेस्ट किए होते और उधर से आपको रिटर्न मिलता, ठीक है? लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि कंपनी ने उसको उस पैसे को रिटेन कर लिया अपने पास, ठीक है? तो उसको बोलते हैं अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट आपने मिस कर दिया। तो वो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट को इधर कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है? इट इज अ मिसकंसेप्शन दैट रिटेन अर्निंग डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट। वही अभी मैंने जो बात की थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इधर इन्वॉल्व होता है। तो अभी सबको लगता है कि इधर ये रिटेन अर्निंग में कंपनी का कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, नहीं, बिल्कुल लग रहा है, ठीक। It is misconception that retained earning do not involve any cost because a firm is not required to pay dividend on retained earning. The shareholder expect a return on retained profit. The cost of retained earning may be considered as the rate of return which existing shareholder can obtain by investing the after tax dividend in alternative opportunities of equal qualities. तो यही मैं बात जैसे बोल रहा था कि उन्होंने मिस कर दिया, जो अगर वो पैसे उनको मिले होते और कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया होता और उधर से उनको रिटर्न मिल रहा होता आफ्टर टैक्स, मतलब कि जो भी उनको रिटर्न मिल रहा होता और उसको टैक्स कटने के बाद जितने भी पैसे उनको मिल रहे होते वो उनको नहीं मिला, तो वो एक तरह से वो कॉस्ट होगी रिटेन अर्निंग की, ठीक है? इट इज दस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिविडेंड फॉरगोन by shareholders. Cost of retained earning can be computed with help of following formula. ठीक है, ये फॉर्मूला वही वाला है लगभग लगभग, ठीक है? ऊपर तो वही वाला आप लोग को दिख रहा होगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड प्लस ग्रोथ। नीचे वाला फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर दोनों चीजें यहाँ पे देखिए ली जा रही है। जैसे मैंने बोला था कि टैक्स आफ्टर टैक्स जो भी रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है, वो आप कंसीडर करते हैं यहाँ पे रिटेन अर्निंग के लिए। मतलब अगर सपोज वो पैसे शेयर होल्डर्स को मिले होते, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट करे होते, उनको रिटर्न आता और उसको उस रिटर्न पे उनको टैक्स पे करना होता, ठीक है? तो आफ्टर टैक्स उनको कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल सकती थी, कितनी उनको वो पैसे मिल सकते थे, वो यहाँ पर कंसीडर करता है, ठीक है? तो पहले तो पहला पार्ट जो है फॉर्मूला का वो तो सेम वही है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड प्लस ग्रोथ। अब इस ये जो दूसरा पार्ट है इनटू 1 माइनस टी, ये तो समझ में आ रहा होगा, 1 माइनस टैक्स, जो भी टैक्स रेट चल रहा होगा वो आपको लेना है, इनटू 1 माइनस बी। बी से मतलब है कॉस्ट ऑफ परचेजिंग व्यू सिक्योरिटीज, जो भी अभी आप सिक्योरिटीज जो भी आप खरीद सकते थे, ठीक है? मगर आपने नहीं खरीद पाए, ठीक है? तो वो आपका आ जाएगा, उसको भी कंसीडर करेंगे, वो आपका होगा 1 माइनस बी, जो भी कॉस्ट होगी, ठीक है? तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे लेना है, सिक्योरिटी जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते थे, वो कॉस्ट, और जो टैक्स पे कर सकते थे, ठीक है? दोनों चीज़ को कंसीडर करना है यहाँ पे। एग्जाम्पल से अभी समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? थोड़ा-सा है ये कन्फ्यूजिंग अभी, लेकिन अभी हम लोग जब एग्जाम्पल्स कुछ कर लेंगे, तो ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी। फर्म्स के कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिटर्न अवेलेबल टू शेयर होल्डर इज 15%। अच्छा, इन्होंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दिया कि भाई 15%, 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ठीक है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए। हाँ, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आप निकालने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, ये फ़ॉर्मूला जो आपका रिटेन अर्निंग का है, पहले आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस पी। तो इस क्वेश्चन में यही किया गया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको बता दिया है पहले। So the firm's cost of equity is 15%. The average tax rate of shareholder is 40%. Tax rate भी बता दिया इन्होंने कि 40% है, and it is expected that 2% is brokerage cost that shareholder will have to pay while investing uh, their dividend. ठीक है? और
जो अगर वो कहीं जैसे मैंने कहा था ना, दूसरा पार्ट क्या होता है, जो अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वहां पर जो कॉस्ट पड़ रही होती है उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अगर कहीं इन्वेस्ट करते, अगर वो पैसे मिले होते, ठीक है, जो रिटेन अर्निंग वाले पैसे शेयर होल्डर्स को मिले होते, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते, तो उनको उनकी जो कॉस्ट लग रही है, यानी वो टैक्स या और वो जो ब्रोकरेज कॉस्ट है, वो आपको इधर कंसीडर करना होगा, मतलब। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर की गई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस टैक्स माइनस कॉस्ट। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर क्या किया गया है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसमें से हमने माइनस कर दिया है टैक्स, और माइनस कर दिया है जो भी अगर कहीं इन्वेस्ट किए होते हैं, उधर जो भी कॉस्ट लग रही होती। सपोज वो पैसे जो डिविडेंड वाले पैसे अगर शेयर होल्डर को मिल रहे होते, वो कहीं स्टॉक में या कहीं दूसरे जो भी इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स उधर इन्वेस्ट कर रहे होता, और उधर उनको ब्रोकरेज देना पड़ रहा होता, तो वो ब्रोकरेज आप माइनस करोगे, और प्लस जो टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ रहा होगा वो माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। ठीक है, उसके बाद जो चीजें जो भी उसके बाद माइनस करने के बाद आपका जो बचेगा वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो 15% इंटू 1 - 0.4, यानी यहाँ से मैंने टैक्स को माइनस किया, 1 - 0.02, यानी यहाँ पर मैंने 2%। ठीक है, 2% मैंने क्या किया माइनस, वो जो मेरी कॉस्ट थी, ब्रोकरेज जो कॉस्ट थी वो मैंने माइनस किया। दोनों माइनस करने के बाद दोनों जो आ रहा है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, वो आ रहा है 8.82%। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, इससे और क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, जे फैन लिमिटेड नीड्स 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए फॉर एक्सपेंशन ऑफ इट्स एक्टिविटीज, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न अ रेट ऑफ रिटर्न, and is expected to earn a rate of return of 10% on its investment। ठीक है, जे फैन सर दो लिमिटेड। फॉर्मूले दिए क्या सर रिटेन अर्निंग के? नहीं नहीं नहीं, एक ही फॉर्मूला है। देखो 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 फॉर्मूला, देखो यहाँ पर, देखो ये पूरा फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है ना, D/NP+G। ये तो यस कॉस्ट यस। ऑफ, हाँ। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या है, मतलब आपने इक्विटी होल्डर्स को पैसे नहीं दिए, जो उनका था वो पैसे आपने उनको नहीं दिए, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आपको लेना ही है, रिटेन अर्निंग में कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको लेना है, और उसमें से माइनस करना है टैक्स, प्लस माइनस करना है अगर वो पैसे शेयर होल्डर्स ने कहीं इन्वेस्ट कर किया होता, तो इन्वेस्ट करने से अगर उनको कुछ जो भी उनके एक्सपेंडिचर्स होते, ठीक है, वो आपको माइनस करना है। ठीक है, सर मतलब एक क्वेश्चन में बाइफरकेट करके भी दे सकते हैं ना इन्फॉर्मेशन? हाँ, देखो देखो, हाँ वही तो अभी अगले क्वेश्चन में वैसा ही दिया है। अगले क्वेश्चन जो हम लोग अभी करने वाले थे, उसमें आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालना है और ये सारी चीजें माइनस भी करनी है। तो इस तरह से भी दे सकते हैं वो, कि आप देखो इस क्वेश्चन में क्या किया था इन्होंने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया है, तो हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट नहीं करना है, बस हमें माइनस कर देना है टैक्स और जो भी कॉस्ट पड़ रही है वो। तो ये तो सिंपल सा था। ठीक है, मगर इस क्वेश्चन में अभी हमें करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद जो कॉस्ट लग रही है वो भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला एक है, फॉर्मूला एक ही है। देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही तो है, वही काम यहाँ पे किया गया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू 1 - T इंटू 1 - B, सेम है। यस सर। तो जे फैन लिमिटेड नीड्स 5 लाख फॉर एक्सपेंशन। सपोज कोई ये जे फैन लिमिटेड जो कंपनी है, इनको 5 लाख रुपए चाहिए एक्सपेंशन के लिए, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न रेट ऑफ रिटर्न 10% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज कंसिडरिंग टू फाइनेंस दिस अमाउंट बाई रिटेनिंग प्रॉफिट। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भाई जो प्रॉफिट हो रहा है वो शेयर होल्डर को मत दो, उसको रिटेन कर लो, रोक लो, और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं।
जो 5 लाख रुपए के, जो एक्सपेंशन के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है, इसको उधर लगा देते हैं, जो शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पैसा है, जो डिविडेंड है का पैसा है। द शेयर होल्डर्स इन एन एवरेज आर इन 60% टैक्स ब्रैकेट। तो शेयर होल्डर्स जो है मतलब यहाँ पे जो 60% उनसे टैक्स लिया जा रहा है, जो ब्रैकेट है शेयर होल्डर्स का टैक्स ब्रैकेट, वो 60% का है, ये मान लेते हैं, ठीक है। If the shareholders reinvest their dividend, they will earn 12% on new investment, but have to incur 2% brokerage cost. ठीक है, अगर वो पैसे शेयर होल्डर्स को मिला होता, ठीक है, और वो री इन्वेस्ट उसको कर रहे किए होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो अर्न कर सकते थे 12% तक, लेकिन उनको 2% ब्रोकरेज की भी देना पड़ता ऑन द परचेज ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। व्हाट इज योर रिकमेंडेशन टू द मैनेजमेंट कीपिंग इन व्यू द शेयर होल्डर्स? ठीक है, अभी आपको बताना है कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए या उनको पैसे दे देना चाहिए। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जे फैन जो है उनको 5 लाख रुपीज 5 लाख चाहिए, पूरा क्वेश्चन है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, ठीक है, वो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अच्छा दिया गया 12%, ओके दे दिया गया है। एक सेकेंड में 5 लाख एक्सपेंशन ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट, the shareholder on an average 60% bracket. If the shareholder reinvest their dividend, they will earn 12% on new investment, but have to incur 2%. ठीक है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे 12% दिया गया है, और जो है इनको इन्होंने क्या किया, टैक्स को माइनस किया, और इन्होंने माइनस किया जो 2% जो इनका ब्रोकरेज है वो माइनस किया। तो 0.12 इंटू वन माइनस 0.6 इंटू 1 माइनस 0.02, ठीक है। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है वो है 4.7%। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज एज कैलकुलेटेड इज 4.7%। इट मींस if dividend is paid to shareholder, they will earn a return of 4.7% by investing in some other securities. On other hand, if amount is retained, the firm will earn a return of 10%. Hence, firm should not distribute dividend, rather than it should retain the amount of further expansion. ठीक है, तो वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई अगर इनको पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में इनको जो जो आपके शेयर होल्डर्स है, इनको जो रिटर्न मिलेगा वो 4.7% है। मगर यहाँ पर देखिए ऊपर दिया गया, अगर वो बिजनेस एक्सपेंशन करता है, एक्सपेंड होता है और 5 लाख रुपए उधर लगाए जाते हैं, तो वहां पर ये एक्सपेक्टेशन है कि उनका रिटर्न 10% तक 10% हो जाए, मिल जाए उनको उस पैसे पे 10% रिटर्न मिल जाए। तो 10% ज्यादा है या 4.7? 10% ज्यादा है, तो बिल्कुल हम फिर जो है यहाँ 10% ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे रिटर्न मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, यहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। इस वजह से हम जो है, जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट है, वो ये डिसाइड करेगा कि भाई हमको रिटेन करना चाहिए प्रॉफिट को, और उसको एक्सपेंशन के लिए यूज करना चाहिए। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, मतलब जहां पर आपको बताना है, सजेस्ट करना है कि मैनेजमेंट को क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग सोर्सेस थे जिनकी हम लोग ने कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो निकाली। ये तो हम लोग का एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। मतलब अभी समझ लीजिए, अगर जो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक क्वेश्चन आता है, उसमें ये अभी हम लोग ने पूरा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कर पाया है, ठीक है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आएगा तो उसमें हमको कॉस्ट ऑफ डेट भी कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद जब ये सब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट में हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, तब हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो तो यहाँ पर समझ लीजिए, अगर शुरुआत वाली चीजें सही हो गई तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है।
इसमें बस आपको ऐड करना है। आपको बस केवल ये देखना है कि प्रोपोर्शन क्या है हर एक सोर्स का, मतलब इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन है, आपके डेट का क्या प्रोपोर्शन है, आपके रिटेन अर्निंग का क्या प्रोपोर्शन है, आपके प्रेफरेंस का या फिर इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन है, और उस बेसिस पे आपको प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको उनको ऐड करना होता है, और फिर आपका वो जब आपको पता लग जाता है कि टोटल आपको कितना आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना है। ठीक है। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिफाइंड एज वेटेड एवरेज कॉस्ट of various sources of financing. Weighted average cost of capital is also known as composite cost of capital, overall cost of capital, or total cost of capital. Once the specified cost of individual sources of finance is determined, जब आप एक बार जब सारे हर एक स्पेसिफिक जो कॉस्ट ऑफ सोर्सेज है, जो सोर्सेज है उनकी जब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हो, वी कैन कंप्यूट द वेटेड एवरेज cost of capital by putting weight to the specific cost of capital in proportion of the various sources of fund to the total. ठीक है, फिर हमको उनको ऐड करना होता है। कैसे ऐड करना होता है? उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो आप कैसे करते हैं अभी हम लोग को देखेंगे। ठीक है, स्टेप्स टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, इसको के ओ के सिंबल से भी डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आपका स्टेप क्या होगा? असाइनिंग वेट्स टू स्पेसिफिक कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको हर एक जो सोर्स है, जो हर एक सोर्स की जो कॉस्ट है, उसको एक वेट असाइन करना होता है उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। सपोज 1 लाख रुपए मेरा टोटल कैपिटल है, उसमें से मेरा 50,000 रुपए मेरा डेट का है, 25,000 रुपए इक्विटी का है, 25,000 रुपए मेरा प्रेफरेंस का है, तो सबका अलग अलग वेट हुआ ना। तो वेट के पहले आप उसको असाइन करते हो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्सेज बाय अप्रोप्रिएट वेट। ठीक है, जो भी वेट है उससे आप मल्टीप्लाई करते हो जो भी कॉस्ट को। ठीक है, जैसे सपोज जो है जैसे मैंने बताया अभी डेट का प्रपोर्शन 50% है, यानी 0.5। और सपोज डेट कॉस्ट ऑफ डेट है आपका 10%, तो 10 इंटू 0.5 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे, मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द सोर्सेस बाय अप्रोप्रिएट वेट्स। लास्ट में डिवाइडिंग द टोटल वेटेड कॉस्ट बाय टोटल वेट। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। अभी मेजर कैसे करना, ये इनका फॉर्मूला है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट 2। मतलब वेट 1 से मतलब है वेट ऑफ इक्विटी, वेट 2 से मतलब है वेट ऑफ डेट, और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इनटू वेट 3। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ अगर रिटेन अर्निंग होगा तो वो भी हम कर देंगे। ठीक है, वो भी हो सकता है, जितने भी हो आपके पास सोर्सेस अवेलेबल हो। ठीक है, वो आ जाएंगे इधर। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। HP Limited has paid up equity capital 60,000 per share. Sorry, equity shares. HP Limited has paid up equity capital 60,000 equity share of 10 each. The current market price of share is 24. During the current year, company has declared a dividend of 6 rupees per share. The company has also previously issued 14% preference shares of 11 each, aggregating 3 lakh, and at 5% discount, and 13% debenture 100 rupees each for 5 lakh। ठीक है, तो ये मतलब ये यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई, इससे हम लोग बहुत आराम से कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डेट बड़े आराम से निकाल सकते हैं।
ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%, द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड ऑन इक्विटी इज एक्सपेक्टेड टू 5%। सारा कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। द कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो पहले इस तरह से आपको करना है, पहले इस तरह से देखिए करना है कॉस्ट ऑफ, ये पूरा एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है, ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हर एक स्पेसिफिक जो भी आपका सोर्स है उनकी कॉस्ट पहले निकालनी है। जैसे कॉस्ट ऑफ डेट है, ठीक है, इंटरेस्ट माइनस टैक्स। तो इंटरेस्ट 13% है, टैक्स जैसे हम लोग ने बताया था 40% टैक्स है, तो 1.0.4 यानी कि 7.8% ये कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का भी पता है, जो भी डिविडेंड है डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, ठीक है, क्योंकि वो डिस्काउंट पर है तो इसलिए 14 डिवाइडेड बाय 95 हो जाएगा, 5% डिस्काउंट था। प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 100 यानी कि 14.74 ये आपका कॉस्ट आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ग्रोथ भी आपको दिया गया है, डिविडेंड भी दिया गया है, मार्केट प्राइस भी दिया गया है। तो इस तरह से करने के बाद आपका आ जाएगा 30% आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को उधर गूगल क्लासरूम पर शेयर कर दूंगा पूरा पीपीटी। अभी आप लोग एक बार इसको, मैं अभी इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, देख लेना एक बार करके हर एक इंडिविजुअल सोर्सेस को कि किस तरह से ये कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। और उसको ज़रूर अपने खुद से कर लेना। इसके बाद अब आते हैं जो चीज़ अभी तक हम लोग ने नहीं की हुई है। ये सारी चीज़ें तो हम लोग पहले कर चुके हैं। अब मुझे पता चल गया कि भाई कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कितना है, इक्विटी कितना है। अभी आप और उनका और कितना टोटल अमाउंट वो भी पता होना चाहिए कि भाई जो आपका एक जो कैपिटल है टोटल उसमें से कितना अमाउंट इक्विटी का है, कितना प्रेफरेंस का है, कितना डेट का है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में हम लोग ने देखा ही था, आपका इक्विटी जो शेयर्स है वो है उसकी वैल्यू जो है वो है 6 लाख, 6 लाख के मेरे पास इक्विटी कैपिटल है। प्रेफरेंस मेरे पास 3 लाख रुपए का है और डिवेंचर्स डेट मेरे पास 5 लाख रुपए के है। टोटल कैपिटल है 14 लैक्स। अब इनका वेट निकालना है, ठीक है, कि मतलब ये 6 लाख 6 लाख ये कितना है टोटल में, ये 3 लाख रुपए कितना है टोटल में अमाउंट में, टोटल कैपिटल में, और 5 लाख कितना है टोटल अमाउंट में। यानी कि 6 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख आ जाएगा 0.428। 3 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख यानी 0.214। 5 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख यानी कि 0.357। आ रहा है समझ में वेट कैसे आया, ये मैं करके बताऊं फिर से। सर वेट बता दीजिए। वेट बता दूं, ठीक है, मैं बता देता हूं। अभी यहाँ पर जो टोटल कैपिटल है उसमें जैसे कि आप लोग को देख रहा होगा, टोटल जो कैपिटल है इनकी 14 लाख है। इस कंपनी के पास जो कैपिटल है वो 14 लाख है, 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए 14 लाख में इनके इनके पास 6 लाख रुपए के इक्विटी शेयर है, ठीक है। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 14 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि भाई इक्विटी का कितना प्रपोर्शन है, दिया जाएगा आपका 0.428 यानी वेट इनका आ जाएगा, इक्विटी का वेट, ठीक है। इसी तरह आपका प्रेफरेंस जो कैपिटल है वो अमाउंट है 3 लाख के है, ठीक है। ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 3 लाख रुपए के आपके पास प्रेफरेंस कैपिटल है। और कितने में से टोटल जो आपके पास कैपिटल है वो कितने हैं, 14 लाख। तो इसका जो आपका प्रेफरेंस कैपिटल का जो प्रोपोर्शन या फिर वेट बोले वो आ जाएगा 0.214। इसी तरह
डिवेंचर के केस में डिवेंचर है टोटल 5 लाख रुपए के डिवेंचर है, डिवाइडेड बाय 14 लाख टोटल कैपिटल, और तो आपके डिवेंचर्स का यानी डेट का प्रोपोर्शन हो जाएगा 0.357। ठीक है, तो ये वेट आ गया, ये आपका वेट आ गया, और वेट आ गया, और इसके बाद जो है आफ्टर टैक्स कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आपको कॉस्ट रखनी है यहाँ पर। इक्विटी 30%, प्रेफरेंस आपका आया 14.74%, और डेट आपका आ रहा है 7.8%। ठीक है, अब क्या करना है आपको, वेट इनटू आफ्टर टैक्स कॉस्ट, जो कॉस्ट है, आफ्टर टैक्स तो केवल डेट के लिए होगा, मतलब कॉस्ट जो होगा, मतलब वेट इनटू कॉस्ट, यानी कि 30 इंटू 4 0.428, 14.74 इंटू 214 एंड 7.8 इंटू 0.357। ठीक है, ये आपको करना है, मैं बता देता हूं कैसे। तो यहाँ क्या करना है आपको पास, आगे अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी का जो वेट है या जो प्रोपोर्शन है वो है 0.428। ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई किससे करना है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ सॉरी, जो हाँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मुझको मल्टीप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका दिया गया 30%, 30%, आपका आ जाएगा 12.86। ये आपका आ गया इक्विटी का जो कैपिटल आ गया। ठीक है, जो अभी इसको इक्विटी में जो WACC आपका पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप जो दूसरा देखते हैं, प्रेफरेंस जो कैपिटल है, वहां पर उसका जो वेट है, जो प्रोपोर्शन है, वो है 0.214। ठीक है, 0.214 ये इनका प्रोपोर्शन है, इनटू जो भी कॉस्ट हो रही है प्रेफरेंस शेयर से। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो आपका आ जाएगा 14.74। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू आ रही है 3.16। इसके बाद लास्ट में डेट की बात करते हैं। डेट का जो प्रोपोर्शन है वो है 0.357 इंटू कॉस्ट ऑफ डेट है 7.8%, 7.8%, तो आपका वैल्यू आ जाएगी 2.78। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इनको सबको ऐड कर लेना है, यानी कि जो है ऐड क्या करना है, 12.86 प्लस 3.16 प्लस